आइए बच्चों, मैं संजोता पाटिल आप सबको फिर से मेरे चैनल पे स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 7वीं कक्षा का पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से पाठ तीसरा हिमालय की बेटियां ये निबंध पढ़ रहे थे। तो पहले वीडियो के अंतर्गत इसका आधा भाग जो है वो पढ़ चुके हैं और आगे का आधा भाग जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, इस पाठ का लेखक जी के बारे में हम फिर से जानकारी लेते हैं। लेखक जी कौन है, आप सभी लोग तो जानते ही हो। तो लेखक जी का नाम है वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन। तो वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन ने हिमालय की बेटियां इस पाठ के अंतर्गत हमें क्या क्या जानकारियां दे रहे हैं, आपको तो अभी पता ही हो गया है कि आगे का भाग में ये हमें क्या जानकारियां देना चाहते हैं। ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। चलिए, जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर एक ऐसे खेला करती है। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप की हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। बच्चों, यहाँ पर लेखक जी ये लिख रहे हैं, अब जिन्होंने सिर्फ मैदानी भागों में देखा है वे तो बिल्कुल भी उनके स्वरूप को पहचान न लेंगे। किसका स्वरूप को? नदियों का स्वरूप को। पहाड़ों में देखे तो पहाड़ों में इतने वेग से बहते हैं, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यही नदियाँ मैदानों में आकर इतनी शांत हो जाती है। इसीलिए लिखा गया है, शायद जिन्होंने उन्हें मैदानी भागों में देखा हो ये कल्पना नहीं कर सकते कि जब ये बच्चियां, ये नदियाँ अपने पिता यानी हिमालय की गोद में अर्थात हिमालय की पहाड़ी में बहती है तब ये बालिका के रूप में है, तो तब ये कितना सुंदर खेल दिखाती है। तो आगे लेखक जी क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार अपने बाल्यकाल में नंग धड़ंग रूप में बच्चों को माता पिता अत्यधिक प्रेम करते हैं, उनकी बाल लीलाओं से अत्यधिक आनंदित होते हैं, ऐसे ही लेखक ने लिखा है कि अपने पिता हिमालय की गोद में अल्लड़ रूप में खेलने वाली इन नदियों को, इन बालिका रूपी नदियों का रूप वहाँ रहने वाले कहा गया है। रहने वाली हिमालय पर की पहाड़ियों पर रहने वाले व्यक्तियों को आकर्षक भले ही ना हो, आकर्षक नहीं हो सकता। क्यों नहीं? क्योंकि ये तो इन नदियों को रोज देखते हैं। अब लेखक जो है वे तो मैदानी भाग से पर्वतीय भाग में पहुंचे हैं, तो वहाँ वो नदियों का अलग ही स्वरूप देख रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पर तो जो पहाड़ में रहने वाले लोग रहते हैं, पर्वतों प्रदेशों में रहने वाले लोग रहते हैं, वे तो हर रोज इन नदियों को देखते हैं। लेकिन यहाँ पर तो लेखक जी आज ही उसे पर्वतीय भाग में देख रहे हैं। तो लेखक जी को क्या हो रहा है इधर? बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। यानी रोज देखने वाले लोगों को उतना आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन लेखक जी को आश्चर्य हो रहा है कि मैदानी हिस्से में ये नदियाँ शांत से बहते हैं, लेकिन पर्वतीय हिस्से में ये नदियाँ बहुत ही नटखट रूप से बहते हैं। लेकिन पर्वतीय भागों में रहने वाले लोग तो सदा ही उसी ही रूप में देखा है कि वे चंचल है, अत्यधिक वेग के साथ बहती है, खिलखिलाकर हंसती है। तो इसीलिए वहाँ रहने वाले लोगों के लिए स्वरूप बिल्कुल भी लुभावना नहीं होगा। लेकिन लेखक को इतना अधिक लुभावना प्रतीत हुआ है कि वे समुद्र को इन नदियों का पति अर्थात हिमालय का दामाद कहते हैं और हिमालय को समुद्र का ससुर अर्थात इन नदियों का क्या पिता कह रहे हैं। ऐसे यहाँ पर लेखक जी क्या कर रहे हैं कि इस हिमालय में जो उगम होने वाले नदियों के बारे में यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। यानी यहाँ पर हिमालय को ससुर
और समुद्र को क्या दामाद ऐसे रूप में यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आगे लेखक जी हमें क्या जानकारी देना चाहते हैं ये हम पढ़ते हैं। चलिए। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होंगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी क्या हमें बताना चाहते हैं? अब मानवीकरण के ये परंपरा लेखक ने ही अपने लेखन में अभी अभी शुरू किया है। तो अभी अभी शुरू किया है तो अभी शुरू नहीं कर दिया है, ऐसा बात है। ये काफ़ी पुराना परंपरा है। पुराने समय से महाकवि कालिदास ने जो अपना एक महाकाव्य लिखा था मेघदूत में, उन्होंने यक्ष और यक्षिणी उन दोनों को मिलाने के लिए मेघ यानी बादलों को दूत के रूप में दर्शाया था। उसमें ये दिखाया गया था कि यक्ष जो है वो अपनी यक्षिणी को संदेश भेजते हैं और इस कार्य करने के लिए मेघ यानी बादलों को अपना दूत बनाते हैं। बादलों से कहते हैं मेरा संदेश लेकर यक्षिणी के पास जाओ। तो उसमें भी कई प्रकार की वर्णन आता है। तो यक्ष उस मेघ से, उस बादल से जो कि यक्षिणी के पास संदेश लेकर जा रहा है, तो क्या कहते हैं? वेत्रवती यानी बेतवा नदी, जिसको आज के समय में हम बेतवा कहते हैं। प्राचीन काल में उसको वेत्रवती कहा जाता था। तो उस नदी को अपने प्रेम का प्रतिदान देते हुए यहाँ पर नेत्रवती नदी को अपने प्रेम का क्या करना है? प्रतिदान यानी वर्षा देते हुए जाना। वर्षा देते हुए जाना। तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर वह अवश्य क्या रहेगी? प्रसन्न रहेगी। तो इसलिए जब तुम वर्षा रूपी जल उस नदी में दोगे तो वहाँ पर तुम वर्षा करोगे तो तुम्हारी वो प्रेयसी वेत्रवती नदी तुमको ज़्यादा प्रेम करती है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी, वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएंगी। तो लेखक कहते हैं जिस तरह कालिदास ने वेत्रवती नदी के प्रति मेघ यानी बादलों के प्रेम को प्रदर्शित किया था, उसी तरह ही ये बात चंचल नदियों को देखकर उन्हें याद आती है कि महाकवि कालिदास को भी शायद इन नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। सचेतन मतलब दो रूप होते हैं, एक होता है अचेतन और दूसरा सचेतन रूप। ऐसे दो रूप इसमें आता है। अचेतन मतलब मतलब नहीं, चेतन मतलब होता है क्या? शक्ति या बल ऐसे होता है। अचेतना जिसके जिसके अंदर प्राण ना हो, अर्थात पर्वत नदी जंगल जैसे निर्जीव मान लिया है, या फिर एक ऐसे एक निर्जीव वस्तु की तरह उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने मान लिया है। सचेतन रूप स मतलब सात, चेतना मतलब यानी कि प्राण। तो प्राचीन काल में लोग जिनको निर्जीव मानते थे, नदी पर्वत इत्यादियों को, कालिदास जैसे कवियों को उसके अंदर जीव ही पसंद था। ये उन्होंने इन नदियों को सचेतन रूप को अपने काव्य में प्रदर्शित किया है। तो बच्चों, यहाँ पर लेखक जी भी क्या करते हैं कि हिमालय और हिमालय में उगम होने वाले उन नदियों का मानवीकरण यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर मानवीकरण करके वो लेखक जी हमें ये बताते हैं, जब वे लेखक पर्वतीय हिस्से में नदियों को देखते हैं, पहली बार देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि नदियाँ सभी कैसे अपने बाल लीलाओं को दिखाते हैं। वो शांत से पर्वतीय भागों में बहते नहीं हैं,
क्योंकि जिस तरह एक बच्चा अपने माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप के घर में रहता है, तब तो वो बहुत ही नटखट करता है। तभी वो वही क्या कहाँ अपने मायके को छोड़कर जब ससुराल आकर पहुंचता है तो वो शांत से गंभीरता से रहने लगता है। तो वैसे ही यहाँ पर लेखक जी क्या बताते हैं कि पर्वतीय हिस्सों से जब वो मैदानी हिस्से में बहने लगते हैं तो शांत से बहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पर लेखक जी ने मैदानी हिस्सों पर ही उन सभी नदियों को देखा था, लेकिन आज वो पर्वतीय हिस्से पर नदियों को देखकर बहुत ही हैरान हो गए हैं, क्योंकि नदियाँ ऐसे भी नटखट करते हैं, बाल लीलाओं को दिखाते हैं। आज पहली बार लेखक जी को भी पता चला। तो लेखक जी ने तो मानवीकरण जो किया है ना, ये मानवीकरण का जो करना जो है वो सिर्फ आज ही नहीं है, यानी कालिदास के समय पर भी था। कालिदास ने भी क्या किया है, यक्ष और यक्षिणी के साथ इधर क्या किया है, मानवीकरण किया है। और उसका दूत यक्ष और यक्षिणी को मिलाने के लिए दूत को किसे बनाया है, इधर मेघ को, बादलों को दूत बनाया है। तो ऐसे ही यहाँ पर लेखक जी भी किसको यहाँ पर क्या बनाते हैं, लेखक जी उन नदियों को हिमालय की बेटियां और हिमालय को उस नदियों के क्या पिता और समुद्र को दामाद, ऐसे रूप को यहाँ पर बनाया गया है बच्चों। तो आगे का जो पैराग्राफ जो है वो नेक्स्ट हम वीडियो में देख सकते हैं। तो तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।